Very good evening, my beloved student and my dear future officers. Welcome back on this learning platform, Civil Service 247 Hindi. And today we will going to discuss about most important landmark Supreme Court judgment, early 2025 to early 2026 for your upcoming UPSC CSC Prelims 2026. So, my dear future officers, आज हम इस क्लास में एक सीरीज आप लोगों के लिए इसी चैनल में मैं सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट आए हुए हैं लास्ट 1 ईयर में, जहां से यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट और स्टैटिक क्वेश्चन से कनेक्ट करके। तो मेरा जो एजेंडा है वो है जो लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आया है अर्ली 2025 टू अर्ली 2026, इनको 1 ईयर पॉलिटी करंट अफेयर्स की एक सीरीज में मैं वन बाय वन करके आप लोगों को कंप्लीट कराना चाहता हूँ, ताकि अगले आने वाले एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो इन टॉपिक्स के बारे में। सो टॉप 5 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो पिछले 1 ईयर में 2025 टू 2026 के बीच में आया हुआ है, उनमें से जो काफी चर्चा में था, कई डिबेट्स हुए, वो था द गवर्नर एसेंट आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके। तो हम देखेंगे ये जो गवर्नर एसेंट को लेके, आर्टिकल 200 को लेके, जो पॉकेट वीटो को लेके, जो दो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आए, एक अर्ली 2025 अप्रैल में और एक 2025 नवंबर में, तो हम दोनों को देखेंगे। और उसके बाद द स्पीकर एंड डिफेमेशन, तो एंटी डिफेक्शन को लेके, 10th शेड्यूल को लेके, जो 3 मंथ लिमिट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन को था वो हम देखेंगे। और माइनॉरिटी एजुकेशन आर्टिकल 30, तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो ऑटोनॉमी दिया गया है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट को हम देखेंगे, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्ड व्यू रहा है रिसेंट में। तो ये जो जजमेंट से वन बाय वन, और लास्ट में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को हम देखेंगे कि जो एंट्री लेवल जुडिशियल एग्जाम होता है जजेस की, वहां पे 3 ईयर बार प्रैक्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो एसेंशियल है। 3 ईयर प्रैक्टिस उसके पहले होना चाहिए एग्जाम में बैठने के पहले। तो हम डिटेल में एक वन बाय वन देखेंगे, लेकिन आज सिर्फ वन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को हम देखेंगे, दो देखेंगे, वन आर्टिकल को लेके, वन टॉपिक को लेके, और वो है द गवर्नर एसेंट आर्टिकल 200 एंड पॉकेट वीटो को लेके। तो उसके बाद दूसरे क्लास में हम स्पीकर और डेफिनेशन और टेंस शेड्यूल को देखेंगे, और ऐसे करके वन बाय वन हम 5 क्लास इस जो सीरीज है उसमें ऐड कर देंगे। वहां पे आपको ये जो 1 ईयर 2025 टू 2026 अर्ली, इनके बीच में जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आए, जो भी डेवलपमेंट्स हुए, आपको इसी सीरीज में कंप्लीट मिल जाएगा। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, मैं आपके बारे में अपने बारे में दो बात बोल देता हूँ। दिस इज मी शोभन गोस्वामी, एडवोकेट ऑफ सिविल सर्विस 247। मैं बेसिकली बंगाल से हूँ, तो मेरी लैंग्वेज में बंगाली का टर्न होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मन का भाव सच्चा है तो बात समझ में आ ही जाता है। तो I taught thousands of students, rest of the West Bengal, Tripura, and Meghalaya, and Haryana. So UPSC, CS, and other state competitive exam. So my friends, today we understand the tug of war between two Supreme Court verdict that is come early April 2025, जहां पे देखा गया, बोला जाता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ है, और बाद में यही रूल को ओवर रूल किया गया। हम देखेंगे नवंबर वर्डिक्ट 2025, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिडिटी को अपहोल्ड किया गया, और जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि डीपीएसपी आपको पढ़ना पड़ेगा, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी आर्टिकल 50। तो यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ फंक्शन है बिटवीन जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, तो उसको यहाँ पे अपहोल्ड किया गया है। और जुडिशियल एक्टिविज्म का जो मामला है, आज हम ये जो आर्टिकल 200 को लेके कि गवर्नर कोई भी बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव
असेंबली के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा भेजे जाने के बाद कोई भी बिल को कितने दिन तक वो अफोर्ड कर सकता है, कितने दिन तक वो एसेंट ना देके वो होल्ड कर सकता है। तो ये लेके मामला था। और पहला वाला जो अप्रैल में वर्डिक्ट आया 2025 में, जहां पे टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ना, ये जो अफोर्ड का जो टाइम है उसका एक टाइम पीरियड सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, 1 मंथ और 3 मंथ, आज हम क्लास में देखेंगे। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव पोस्ट की ऊपर टाइमलाइन ठीक करना, ये सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको वायोलेशन करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है, दो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को देखेंगे और पूरा डिटेल सिचुएशन सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। आई होप पिक्चर गेटिंग क्लियर। तो पहले हम देख लेते हैं। तो आज इस क्लास को, इस मुद्दे को, ये जो टग ऑफ वार छिड़ गया था दो वर्डिक्ट के बीच में, इसको समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कुछ आर्टिकल्स को जानना पड़ेगा। तो उसके पहले जो फर्स्ट आर्टिकल हमें जानना है वो है आर्टिकल 200। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वर्डिक्ट को देखने के लिए आर्टिकल 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, हम आर्टिकल 142 को देखेंगे और आर्टिकल 50 को देखेंगे। तो ये जो, देखो, आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो, कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो, तो वहां से यूपीएससी सीएससी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन डायरेक्ट करंट से क्वेश्चन ना पूछ के स्टैटिक से पूछ सकता है। तो करंट से कहां तक स्टैटिक हमारा कनेक्ट होता है, ये हमें समझना चाहिए। तो ये जो इंटायर मुद्दा है, ये जो इंटायर मैटर है, ये जो इंटायर कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो दो वर्डिक्ट है, ये जो लैंडमार्क जजमेंट है, इसको अगर हमें समझना है तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हमें समझना पड़ेगा पहले। तो आर्टिकल 200 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो गवर्नर्स को कुछ पावर देता है। तो गवर्नर्स को क्या पावर देता है हम देखेंगे। तो गवर्नर्स को पावर देते हैं कि अगर कोई बिल कोई भी स्टेट असेंबली के द्वारा उनके स्टेट के गवर्नर के पास भेजा गया उनके असेंट के लिए, तो वो बिल पहले तो, आप लोगों को पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टेट की असेंबली है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे पास होने के बाद स्टेट का जो गवर्नर है उसके पास में भेजा जाता है उस बिल को पास करने के लिए, असेंट देने के लिए। तो गवर्नर क्या कर सकता है, फास्टली वो बिल को अप्रूव कर सकता है। तो आर्टिकल 200 में बोला गया कि अगर कोई बिल गवर्नर के पास भेजा गया, तो गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं, गवर्नर साहब वो आर्टिकल 200 को यूज करके वो बिल को पास कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो गवर्नर क्या कर सकता है बेटा, गवर्नर बिल को पास कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। तो ये तो मामला बहुत ही इजी हुआ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके। ओके। नेक्स्ट जो मैटर है वो है विथ होल्ड और एसेंट। मामला यहीं पे फंस गया कि अगर गवर्नर को लगे कि ये बिल सही नहीं है, तो गवर्नर क्या कर सकता है बेटा, गवर्नर बिल को अप्रूव ना करके वो विथ होल्ड और एसेंट कर सकते हैं। तो ये जो विथ होल्ड और एसेंट कर सकते हैं, ये कितने दिन तक कर सकते हैं, कोई टाइम पीरियड तो होगा कि नहीं, कि कितने टाइम तक गवर्नर साहब आप बिल को विथहोल्ड और एसेंट कर सकते हो, उसका कोई टाइमलाइन तो होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि देखो, गवर्नर रिफ्यूज कर सकता है सिग्नेचर करने में, कि एक तो अप्रूव कर दिया, मामला खत्म हो गया। दूसरी बात है, गवर्नर साहब बोला कि नहीं, रिफ्यूज करना है, सिग्नेचर नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप सिग्नेचर भी नहीं कर रहे हो, अप्रूव भी नहीं कर रहे हो, तो उनको आप इंडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए विथहोल्ड नहीं कर सकते। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 200 में एक वर्ड है, वो है एज सून एज पॉसिबल। तो एज सुन एज पॉसिबल आपको करना है। तो ये जो एज सुन एज पॉसिबल है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने मामला गया स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या बोला हम देखेंगे आर्टिकल 2025 अर्ली अप्रैल वर्डिक्ट में, और उसके बाद जो ओवररूल किया गया वर्डिक्ट को 2025 लेटर नवंबर में, हम दोनों को देखेंगे। लेकिन ये दोनों जजमेंट को अगर हमें समझना है,
तो पहले समझना होगा कि मुद्दा क्या है। तो मुद्दा बेटा यही है कि आर्टिकल 200 में बोला गया कि गवर्नर साहब, आप बिल तो एक अप्रूव कर सकते हो, दूसरा आप रिफ्यूज कर सकते हो, तीसरा आप विथ होल्ड कर सकते हो, आप एसेंट के लिए वो आप रख सकते हो अपने पास, अभी कोई अपना डिसीजन ना भी दे सकते हो। तो वो कितने दिन तक होगा, वो जो विथहोल्ड होगा, वो एसेंट होगा, वो कितने दिन तक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो वो इंडेफिनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो नया वर्डिक्ट आया 2025 में नवंबर में, वहां पे बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 200 में क्लियरली लिखा है कि एज सुन एज पॉसिबल। और गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं आर्टिकल 200 में, वो रिटर्न कर सकते हैं बिल को असेंबली के पास, कि बिल गवर्नर साहब के पास गया, फर्स्टली वो अप्रूव कर सकता है, सेकेंडली वो रिफ्यूज कर सकता है, वो विथहोल्ड कर सकता है, लेकिन इंडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए नहीं, रिसेंट वर्डिक्ट 2025 नवंबर। एंड वो रिटर्न कर सकता है कहां पे, वो असेंबली में, कि बिल को दोबारा रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेज दिया गया है। तो गवर्नर साहब आप कर सकते हो, लेकिन मानी बिल के मामले में ये राइट गवर्नर को नहीं है। तो बिल आप सेंड बैक कर सकते हो टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर सजेशन। एंड अगेन वो स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो अगर अगेन बिल को आपके पास भेजे, तो यू मस्ट ग्रांट एसेंट। तो गवर्नर साहब आपको सेकेंड टाइम एसेंट देना होगा, ग्रांट देना होगा, आपको अप्रूव करना पड़ेगा। तो यूपीएससी यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट वाइज। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आर्टिकल 200 क्लियर हो रहा है, तो ठोको लाइक। और मेरा एक एजेंडा है कि आरती उठने से पहले मेरा मेरा ये जो जिंदगी है वो कुछ काम में आए। तो मैं कर तो कुछ नहीं सकता, जो ये कर सकता हूँ पढ़ा सकता हूँ, तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई भी टॉपिक कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, 1 to 1 मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये जो क्लास है वो दिन से आप देखिए और नोट डाउन कीजिए। देखिए, तो लेजिस्लेचर जो है तो असेंबली के पास गवर्नर साहब भेज सकते हैं, और अगर असेंबली दोबारा वो बिल को गवर्नर के पास भेजे, तो गवर्नर साहब क्या है उसमें उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। अगर हम देखें आर्टिकल 200 को, तो जो लास्ट वाला मामला है वहां पे है कि अगर प्रेसिडेंट साहब के पास गवर्नर भेज सकते हैं बिल को, तो एक है कि अप्रूव कर दे, दूसरा है रिफ्यूज कर दे, विथ होल्ड कर दे, लेकिन इंडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए नहीं, तीसरा है कि वो असेंबली के पास दोबारा भेज दे रिकॉन्सिडरेशन के लिए, और असेंबली अगर दोबारा गवर्नर के पास भेजे तो वहां पे एसेंट देना मस्ट है, देना पड़ेगा। और फोर्थ, गवर्नर ये कर सकता है कि बिल को फॉरवर्ड कर सकता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट साहब की कंसिडरेशन के लिए। तो अगर कोई बिल आया लेजिस्लेटिव कोई असेंबली से गवर्नर के पास, तो गवर्नर वो बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज सकता है, किस लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। अगर उसमें मैंडेट ये है कि इफ बिल थ्रेटेन्स पावर ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, तो अगर कोई बिल स्टेट हाई कोर्ट की पावर को थ्रेट कर रहा है, स्टेट हाई कोर्ट की पावर को कार्टेल हो सकता है ऐसा दिख रहा है कोई बिल में, और अगर ऐसा कोई बिल गवर्नर साहब के पास आए, तो उसमें मैंडेट है कि गवर्नर साहब वो बिल को प्रेसिडेंट साहब के पास भेजेगा, किस लिए, रिकॉन्सिडरेशन के लिए। लेकिन ये तो मैंडेट हो गया। अगर और केस में जिसमें मैंडेट नहीं है, जिसमें मैंडेट नहीं है उसमें गवर्नर साहब चाहे तो रिकॉन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट साहब के पास भेज सकता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया मामला, एंटायर अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको समझ में आ गया, तो आपको ये जो वर्ड छिड़ गया बिटवीन जुडिशियरी पास्ट ईयर टू वर्डिक्ट, वो है जुडिशियल एक्टिविज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिडिटी। एक वर्डिक्ट अप्रैल का है और एक वर्डिक्ट नवंबर 2025 का है। ये एंटायर सिनारियो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आई थिंक पिक्चर गेटिंग क्लियर? यस सर, ओके। सो नेक्स्ट,
अब जो पहला वाला मामला जो था उसमें स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने क्लेम किया, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये जो मामला था वो अप्रैल का था 2025 का। तो वहां पे विक्ट्री हुआ स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का विक्ट्री हुआ। स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नर को बोला गया कि देखो गवर्नर साहब आपके पास कोई पॉकेट वीटो टाइप पावर नहीं है। तो गवर्नर साहब को बोला गया कि गवर्नर साहब आपके पास कोई पॉकेट वीटो टाइप पावर नहीं है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज करके जो 10 बिल्स थे जिनको गवर्नर साहब ने विथ होल्ड कर रखा था, जिसको गवर्नर साहब ने एसेंट नहीं दे रखा था, वो सब बिल को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब वो बिल ये मान लिया जाएगा कि वो सब बिल पास हो गया। वो 10 बिल को डिमांड ऑफ एसेंट दिया गया। ठीक है, तो इंटर सिनारियो क्या है, व्हाट इज सर 10 बिल डिमांड ऑफ एसेंट, व्हाट इज सर अंडर आर्टिकल 142, व्हाट इज विक्ट्री ऑफ स्टेट, हमें समझ में कुछ नहीं आया सर, डिटेल में बोलो। डिटेल में बोलूंगा, सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो गवर्नर साहब अगर आपके पास कोई बिल आया और वो बिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और असेंबली की एड ऑन एडवाइस से आया, तो आप उस बिल को ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम लेवल 1 मंथ के तौर पर आप उसको आप होल्ड, आप उसको कर सकते हो, सॉरी आप उसको विथ होल्ड कर सकते हो। हाँ सर, आप उसको रोक सकते हो 1 मंथ तक। कोई विथ होल्डिंग करना हो तो फॉलोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड ऑन एडवाइस से आप 1 मंथ तक कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो 1 मंथ के अंदर आपको करना है। और अगर कोई बिल में कंट्रोवर्सी आ गई, ठीक है, अगर कोई बिल में कंट्रोवर्सी आ गई कि गवर्नर साहब को लगता है कि नहीं ये विथ होल्ड पर जाना चाहिए, तो विथ होल्ड इंडेफिनाइट टाइम पीरियड नहीं होगा। वो 3 मंथ के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एसेंट देना पड़ेगा। तो ये टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अप्रैल 2025, जहां पे तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु की केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपको लगता है कि ऑर्डिनरी केस, ऑर्डिनरी बिल है और काउंसिल मिनिस्टर की एड ऑन एडवाइस से आपको 1 मंथ तक आप विथ होल्ड कर सकते हो। और अगर आपके साथ कोई ऐसा हुआ कि लगा कि नहीं इसमें विथ होल्ड करना चाहिए, इसमें इस बिल को रिजर्व करना चाहिए, तो रिजर्व कितने दिन तक कर सकते हो, 3 मंथ तक कर सकते हो, उसके ज्यादा नहीं। और ये जो बिल अगर आप रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेज दे और वो अगर उस पर्टिकुलर असेंबली से रीपास्ट होके आ जाए, ठीक है, तो उस बिल को आपको मास्ट एसेंट देना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। पिक्चर गेटिंग क्लियर और नॉट? तो गवर्नर साहब साहब आपके पास जो रिकॉन्सिडरेशन वाला जो पावर है कि आप बिल को रिकॉन्सिडर करने के लिए आप अगेन स्टेट असेंबली में भेज सकते हो, तो भेजो। लेकिन अगर स्टेट असेंबली से वो दोबारा पास होके आ गया, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर आपको एसेंट देना पड़ेगा। तो ये जो टाइमलाइन, आई मीन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नो पॉकेट वीटो है, यहाँ पे गवर्नर साहब की, प्रेसिडेंट साहब की तरह कोई पॉकेट वीटो नहीं है। और इसमें ये जो टाइमलाइन है वो सेट कर दिया गया था। लेकिन अब वो था है नहीं। अब हुआ क्या, बात चेंज हुआ 2025 नवंबर में। लेकिन हम वो समझेंगे, समझने से पहले इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज आर्टिकल 142। तो आर्टिकल 142 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट तो पहले बोल दिया कि आपको 1 मंथ के अंदर देना है। अगर आपको प्रिजर्व, अगर आपको विथ होल्ड करना है तो एक्सट्रीम लेवल 3 मंथ तक आप कर सकते हो। और अगर वो रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेजना है और वो रिपास्ट होके आ गया तो 1 मंथ के अंदर देना है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बाईपास किया वन साइड द पावर ऑफ गवर्नर, एंड गवर्नर साहब की पावर को बाईपास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा 10 पेंडिंग बिल्स थे जो तमिलनाडु की गवर्नर ने वो पास नहीं, वो एसेंट नहीं दे रहा था उनके ऊपर, उनको डिमांड ऑफ एसेंट देके। व्हाट इज मीनिंग डिमांड ऑफ एसेंट? डिमांड ऑफ एसेंट का मतलब होता है उसमें ये मान लिया गया कि उन सब बिल पास हो गया विद द एसेंट ऑफ गवर्नर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये किया गया अंडर आर्टिकल 142 को यूज करके। लेकिन क्यों किया गया? बिकॉज अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को देता है, क्या देता है? सुप्रीम कोर्ट को देता है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर, कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिक्री, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है टू प्रोटेक्ट जस्टिस, टू प्रोवाइड जस्टिस। गेटिंग माय पॉइंट? तो सुप्रीम कोर्ट का एम है, एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एम है अल्टीमेट तौर पर जस्टिस देना। तो इनके पहले भी अगर तुम देखोगे तो कई मामलों पे सुप्रीम कोर्ट 142 को यूज करके जस्टिस को इंश्योर किया है। और उसमें विसा का गाइडलाइन आ जाता है 1967 का, जहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था। और उसके बाद जो भोपाल गैस स्ट्रेटेजी हुआ उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 को यूज किया था। तो कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 142 को यूज किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेट जो पर्पस है वो है एंड ऑफ द पॉइंट सोसाइटी और स्टेट में जस्टिस को इंश्योर करना। तो कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, और सुप्रीम कोर्ट ये पावर यूज करके ये वर्डिक्ट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि आर्टिकल 200 में गवर्नर सर आपको जो बोला गया कि एज सुन एज पॉसिबल, अगर आप कोई बिल को होल्ड कर रहे हो, अगर आप कोई बिल को होल्ड कर रहे हो तो करो, लेकिन वो एज सुन एज पॉसिबल होना चाहिए। अब ये एज सुन एज पॉसिबल का मेन ये कतई नहीं है कि वेन एवर यू फील लाइक इट, तो जब मन में आए तब करूंगा, ऐसे वाला फील नहीं आना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनली इमीडिएट। तो एज सुन एज पॉसिबल मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल इमीडिएट। ये कहा गया था, ये जो आर्टिकल 2025 अप्रैल में जो वर्डिक्ट आया गवर्नर साहब की जो पावर आर्टिकल 200 को लेके बिल को एसेंट करने के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 200 में जो एज सुन एज पॉसिबल है उसका जो मीनिंग है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमीडिएट, कॉन्स्टिट्यूशनली इमीडिएट। उसका मतलब ये कतई नहीं है कि व्हेनेवर यू फील लाइक इट तब जाके एसेंट दूंगा, ऐसे वाला फीलिंग्स नहीं चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन बाद में, बाद में जब मुद्दा आगे गया और कई तरीके से डिबेट्स होने लगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अंडर आर्टिकल 143 को यूज करके, व्हाट इज अंडर आर्टिकल 143? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। हम देखेंगे आर्टिकल 143 को, हमने आर्टिकल 200 को देखा, वैसे ही हमने आर्टिकल 142 को देखा। टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस, कोई भी डिक्री, कोई भी ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है। और अब हम देखेंगे आर्टिकल 143 को। बट बिफोर हम आर्टिकल 143 को देखने से पहले ये जो मामला आया था इसको देख ले कि बेटा 2025 20 नवंबर को एक जजमेंट आया, वहां पे फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये जो पहले वाला जो मामला था 2025 का, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डिमांड ऑफ एसेंट होना चाहिए, टाइमलाइन होना चाहिए गवर्नर गवर्नर साहब की एसेंट को लेके, विथहोल्ड को लेके, इसको आंशिक, इसको पार्शियली ओवररूल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, पार्टली ओवररूल्ड किया, सॉरी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पार्टली ओवररूल किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला हम देखेंगे। लेकिन देखने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज आर्टिकल 143। तो हम जब भी करेंट्स को पढ़ेंगे तभी स्टैटिक के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसमें हम जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो है थीमेटिक स्ट्रेटेजी, कि आप पढ़ रहे थे लैंडमार्क जजमेंट, उसमें से आप कनेक्ट किया आर्टिकल 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, सेपरेशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ फंक्शन बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, आपने कनेक्ट किया आर्टिकल 200 को,
इसमें आप कनेक्ट कर लेना आर्टिकल 111 को, प्रेसिडेंट पावर, और इसमें आप देख रहे हैं आर्टिकल 142 को, इसमें आप देख रहे हैं आर्टिकल 143 को, अब हम देखेंगे आर्टिकल 131 को। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक को हमने लिया और उसके आजू बाजू जितना भी डॉट्स कनेक्ट हो सकते थे सबको कनेक्ट करके पढ़ना है, तभी तुम्हें एक ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होगा। दैट इज रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट टू क्रैक दिस एग्जाम। सो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, अंडर आर्टिकल 143 जहां पर बोला जा रहा है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो अंडर आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। किसको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है? सुप्रीम कोर्ट को है। अब मामला क्या है? हु कैन इन्वॉल्व ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑन द बेस्ड ऑफ एड एंड एडवाइस द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट को मामला रेफर कर सकता है। किस विषय में सुप्रीम कोर्ट को वो रेफर कर सकता है? अगर लॉ के बारे में कोई क्वेश्चन अराइज हो, अगर जनरल लॉ के बारे में कोई क्वेश्चन अराइज हो, कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट समझ में ना आए, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस के बारे में कोई क्वेश्चन अराइज हो, तो एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑलरेडी अराइज कहां किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में रेफरेंस पूछ सकता है कि आपका ओपिनियन क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर कोई भी लॉ को लेके कोई भी क्वेश्चन अराइज हुआ, कोई की लॉ की कोई पार्ट को लेके, कोई फैक्ट को लेके, कोई मैटर ऑफ फैक्ट को लेके कोई क्वेश्चन अराइज हुआ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 143 के अंदर रेफरेंस मांग सकता है। अब ये जो रेफरेंस प्रेसिडेंट साहब अंडर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट को मांगता है, इसमें क्या होता है? इसमें नेचर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो एड एंड एडवाइस है, जो रेफरेंस है, वो नॉन बाइंडिंग है, वो गवर्नमेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। पिक्चर गेटिंग क्लियर? इतनी सी बात समझ में आई? ओके सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दो माम इसमें हमें समझना चाहिए आर्टिकल 143 में, कि आर्टिकल 143 सब प्लस 1 जो है, वहां पे बोला जा रहा है कि डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी किसके? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रेफरेंस दिया, कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके कोई भी क्वेश्चन अराइज हुआ, मैटर ऑफ फैक्ट को लेके कोई भी क्वेश्चन अराइज हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट साहब पूछ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की एड एंड एडवाइस गवर्नमेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। चलो ये बात तो समझ में आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या डिस्क्रिशनरी कोई रेफरेंस दे सकता है या नहीं भी दे सकता है? तो इसमें आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 कहता है कि हाँ, अगर कोई एनी नॉर्मल ओपिनियन हो, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसमें ओपिनियन दे सकता है, अपना रेफरेंस दे सकता है, चाहे तो ना भी दे सकता है। अगर कोई नॉर्मल पब्लिक इंपॉर्टेंस रिलेटेड कोई मैटर हो, कोई भी लॉ रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट को लगे कि इसमें पॉलिटिकली कोई अप्रोच इन्वॉल्व है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन आर्टिकल 143 सब क्लॉज 2 कहता है कि ऑब्लिगेटरी, और यूपीएससी यहीं पे आपको फंसाएगा बेटा। यूपीएससी क्वेश्चन यही से पूछेगा, और जहां पे कंफ्यूजन अराइज होता है, तो आर्टिकल 143 सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनफोर्स होने की पहले की कोई ट्रीटी को लेके हो, कोई भी एक्ट को लेके हो, कोई भी डिस्प्यूट्स को लेके हो, तो अगर उन बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से कोई रेफरेंस चाहे, कोई रेफरेंस मांगे, तो सुप्रीम कोर्ट को देना मैंडेट हो गया। समझ में बात आई कि नहीं? क्योंकि इसमें लॉ का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स होने से पहले कोई भी लॉ हो गया, कोई भी पैक्ट हो गया, कोई भी ट्रीटी हो गया, उसमें कोड, लीगल, टेक्निकल कुछ फैक्ट होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट्स है। और इसीलिए अंडर आर्टिकल 143 सब क्लॉज 2 में
अगर ऐसा कोई मैटर हो जो बिफोर इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई पैक्ट हो गया, कोई भी ट्रीटी हो गया, कोई भी लॉ हो गया, उसको लेकर अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो, तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अपना रेफरेंस देना ही पड़ेगा। ये ऑब्लिगेटरी है। पिक्चर गेटिंग क्लियर और नॉट? अंडर आर्टिकल 143 जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, ये दिया इसलिए गया क्योंकि एक बैलेंस को कायम किया जा सके बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। पिक्चर गेटिंग क्लियर? ओके, तो इतनी सी बात समझ में आई। अगर इतनी सी बात समझ में आई तो हम देख लेते हैं कि जो रिसेंट जो 2025 में जो 20 नवंबर को जो जजमेंट आया, वहां पे जो 2025 अर्ली अप्रैल का जो वर्डिक्ट था टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का, उस वर्डिक्ट को पार्टली ओवररूल्ड किया गया। और इस वर्डिक्ट में बोला गया कि देखो कोई टाइमलाइन नहीं है बेटा, नो टाइमलाइन। तो स्टेट बिल भेजेगा और उस बिल को गवर्नर साहब को कंप्लीट अथॉरिटी है, पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 200 कि वो बिल को विथ होल्ड कर सकता है। ठीक है बेटा, विथ होल्ड कर सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी गाइडलाइन इशू नहीं कर सकता कि 1 मंथ का हो गया, 3 मंथ का हो गया। ऐसे जो गाइडलाइन पहले वर्डिक्ट में आया था, ऐसे नहीं दे सकता। ओके सर, समझ में आ गया। दूसरा दूसरा बोला गया कि नो डिमांड ऑफ एसेंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 को यूज किया था टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस, तो इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट की फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 143 के अंदर रेफरेंस मांगा सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो नो डिमांड ऑफ एसेंट होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कह सकता कि कितने टाइम में गवर्नर साहब आप बिल को पास करोगे, आप यस दोगे कि नो दोगे, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू करेगा। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि ये जो विथ होल्ड वाला मामला है, आप इसको कोई इरिजनेबल, अगर कोई कारण से आप डिले कर रहे हो, कोई इनएक्शन हो रहा है इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगा, तो मैंडामास इशू करेगा सुप्रीम कोर्ट टू रीजनेबल इन रीजनेबल टाइम टू डिसाइड रीजनेबल टाइम। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई गाइडलाइन नहीं है, ठीक है गवर्नर साहब आप बिल को विथहोल्ड करो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दिया हुआ है, आपको कंप्लीट पावर दिया हुआ है कि आप करो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि एज सुन एज पॉसिबल। तो ये जो एज सुन एज पॉसिबल वर्ड है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। कोई इरिजनेबल डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा डिले नहीं होना चाहिए जो जिसका कोई रीजनेबल वैलिड रीजन ना हो, ऐसा डिले नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा डिले होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगा। तो हम इसको डिटेल में देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिसेंट वर्डिक्ट में नो फिक्स्ड गाइडलाइन, नो फिक्स्ड डेडलाइन है, क्योंकि पहले वाला जो वर्डिक्ट आया था उसमें प्रैक्टिकली रिजोल्व करने की कोशिश की गई थी एट दैट टाइम डेडलॉक को, जो डेडलॉक था बिल को लेके तमिलनाडु गवर्नमेंट की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सही नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा जो है डीपीएसपी, और उसमें जो आर्टिकल 50 है, वहां पे जो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव है, उसका वायोलेशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जुडिशियरी कैन नॉट इम्पोज है रिजिड टाइमलाइन, जुडिशियरी कभी भी टाइमलाइन इंपोज नहीं करेगा, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की कंप्लीट अपना डिस्क्रिशन पावर है। तब हाँ, लेकिन उसमें रीजनेबल, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें वायोलेट होता है द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो डिमांड ऑफ एसेंट होगा। ये बिल जो है, इसको जो कॉन्सेप्ट है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियरी को एज्यूम कर लेना कि अगर प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दिया तो वो बिल पास हो गया, ऐसे नहीं होगा। तो ये जो डिमांड ऑफ एसेंट वाला जो कॉन्सेप्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये लैक्स ऑफ लीगल बेसिस है।
तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिमांड ऑफ एसेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था कि मान लेना कि बिल पास हो गया, इसको ओवर रूल्ड किया। पिक्चर गेटिंग क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन नहीं दिया, नो डिमांड ऑफ एसेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गवर्नर साहब की कोई पॉकेट वीटो नहीं है, इसको कंटिन्यू किया, कोई पॉकेट वीटो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो विथहोल्ड होगा, ये जो रिजर्व किया जाएगा बिल को, जो रोका जाएगा, वो प्रोलॉन्ग, अनएक्सप्लेन्ड एंड इनडेफिनाइट इनेक्शन होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो वो अंडर द जुडिशियल रिव्यू आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डिले प्रोलॉन्ग्ड नहीं होना चाहिए, ये डिले अनएक्सप्लेन्ड नहीं होना चाहिए, ये डिले इंडेफिनाइट नहीं होना चाहिए, इनेक्शन वाला नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो मामला है ये गवर्नर साहब की पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर साहब को वो पावर दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा डिले होता है तो स्टेट के लिए भी कुछ रेमेडी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। स्टेट को बोला कि देखो स्टेट, तुम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। गवर्नर साहब को तो ये बोल दिया कि प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए, अनएक्सप्लेन नहीं होना चाहिए, इंडेफिनाइट नहीं होना चाहिए, इनएक्शन वाला नहीं होना चाहिए। और स्टेट को बोला कि स्टेट अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, कोर्ट कैन इशू ए लिमिटेड डायरेक्शन फॉर ए डिसीजन। तो कोर्ट लिमिटेड डायरेक्शन इशू करेगा, कोर्ट लिमिटेड डायरेक्शन मैंडामस रीट इशू करेगा। किस लिए? इसलिए क्योंकि अगर वो डिले अनएक्सप्लेन्ड हो, इंडेफिनाइट हो और इनेक्शन हो, तब कोर्ट ने बोला कि हम कभी ये नहीं बोल सकते कि गवर्नर साहब अब यस दो बिल में और नो दो, ये हमारा मैटर नहीं है। और कोर्ट कैन नॉट सेट एनी स्ट्रिक्ट कैलेंडर डेट। तो कोर्ट कोई भी डेट, कैलेंडर डेट फिक्स नहीं कर रहा है। आई थिंक पिक्चर गेटिंग क्लियर? तो मेरा जो एजेंडा है वो है इंडियन पॉलिटिकल लास्ट 1 ईयर 2025 टू अर्ली 2026 जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, उनमें से एक पार्ट मैंने लिया, वो है लैंडमार्क जजमेंट। 5 इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मैंने ली, उनमें से आज पहला जो जजमेंट था, 2 जजमेंट हमने देखा अंडर आर्टिकल 200 को लेके, 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेके जो बहस चल रहा था, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, कहां से कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैटिक पोर्शन तुम्हारा कनेक्ट होता है। और अगले जो 4 क्लास है उसमें हम आने वाले ये जो 5 कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है लैंडमार्क, वो हम देखेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। क्लास को लाइक करो, शेयर करो और टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एवरीवन, ऑलवेज बी प्रिपेयर, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, थैंक यू।